नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी बड़े भाई साहब लेके आई हूँ। मेरे भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं का समझना मेरे छोटे दिमाग के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछता ही नहीं, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते रहते, कभी फाटक पर वार करते, उन्हें आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते रहते। लेकिन कमरे में ही आते भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह में यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता, मुझे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता। भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था। रोज़ से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? जो दिन भर पढ़ते रहोगे तो एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, जब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी शब्द नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात रही। और मैं कहता हूँ, तुम इतने घोंघे हो जाते हो, मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते, जो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ। फिर तुम्हें कैसे आशा करोगे कि इस खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े हुए सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं उनकी लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शक्ति बाण लगाते, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते। मैं इरादा करता कि आगे से जी भर के पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बनाकर रखता।
बिना पहले ही नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू हो। टाइम टेबल में खेल कूद के लिए मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस लौटकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 बजे से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। अगर टाइम टेबल बना लेता एक बात, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी में वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ो पुस्तकें किसकी याद नहीं रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी, मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और इतने उदास थे, मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ, आत्माभिमान हुआ कि बड़े भाई साहब वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जाती रहेगी। साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो गया कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार सी खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती, इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या कोई उपदेश नहीं लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो खूब पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों का चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार में सभी मही उसे राजा करके देखते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाही रूम से एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाने पर पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में जाओगे तो दांत पीसने पड़ेंगे। जब अलजबरा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे।
इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 हेनरी को हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफ़ा चट। सिर्फ मैं कुछ नहीं मिलेगा, सिफर। हो किस ख्याल में? दर्जों को जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कौड़ियों के चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगा। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते हैं। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चौहदवम पंचवम लगाते जाते हैं। मुझसे पूछो, मैं 10 लाख बार नाम बता देता हूँ। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इस निर्दयी मुनिमों से पूछे कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है? व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून पीते हो? दाल भात खाई या भात दाल खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परिवीक्षकों से क्या परवाह? वह तो यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत नामक शिक्षा को रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने में क्या फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इसमें क्या प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ती है। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कोई नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं, समय का दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने भी पूरे फुल कैफ आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे भी। ये उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं। उन पर दावा है कि वह अध्यापक है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरेबान में बांध लो, नहीं तो पछताओगे। समय स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लगने लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाते तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उससे मैं भयभीत हो गया। कैसे स्कूल दौड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न करने पर भी जैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 6:30 9 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किसी भी आधार पर मेरी फजीयती नहीं कर सकेंगे।
लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझसे मेरे हित के विचार के लिए ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। आपकी भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी घृणा हुई कि मेरे पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट हो गया। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता। मांझा देना, कंधे बांधना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाने लगी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज अब मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकोए लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बाल्की को एक पूरी सेना झड़दार बांस दिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ड्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इस बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं? अब नीच जमात के हो गए हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8 दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके मानहति के काम करते हैं। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोगों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिन में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कहने का हक नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल हो, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझसे तो 5 साल का अंतर ही रहेगा। तुम्हें क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DLF, डी लिटिल भी क्यों न हो जाओ। समझिए, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। अमेरिका में किस जिरह के राज व्यवस्था है। 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र, ये चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज़्यादा मालूम है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे। घबराए नहीं, बदहवास न हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल नहीं हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई के मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन कितनी आज तक तुम खर्च कर रहे हो, उसके आधे दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है।
वो एक कुटुंब का पालन किया है जिससे सब मिलकर 9 आदमी हैं। अपने हेडमास्टर को ही देखो, एमए है कि नहीं? यहाँ के एमए नहीं है, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहने लगे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते हुए बेराह नहीं चलने पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखा कर उसका प्रयोग करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लगती हैं। मैं उसकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे तम ने श्रद्धा उत्पन्न कर दी। मेरे सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आपने जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया, बाल कनकोए उड़ाने को मना किया। मेरा जी भी ललचा रहा था, लेकिन क्या करूं? खुद बेरहम चलूं, तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ चल रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।